तो हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और पिछले पार्ट में काफ़ी कमियां रही। उसमें एक थोड़ा बच्चों ने बोला कि सर स्पीड काफ़ी तेज़ है आपकी, तो जिसको भी पिछले पार्ट में स्पीड ज़्यादा लग रही है वो थोड़ा कम कर ले, क्योंकि वीडियो को थोड़ा छोटा करने के कारण मैंने स्पीड को थोड़ा ज़्यादा कर दिया था। लेकिन इसमें आपको आराम से पढ़ाने वाला हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम पार्ट सेकंड। ठीक है, मनोविज्ञान के अंदर आपका मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस जिस्ट को और मेरी क्लास को लगभग 3 से 4 बार देख लेते हो आप, तो आपका मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा जो स्कोर इसमें होने वाला है। और थोड़े दिन में एग्जाम ही है, 12 तारीख से आपकी एग्जाम है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि एग्जाम टाइम पे नहीं होगी, वो नहीं होगी। देखो टाइम पर ही होनी है, आरपीएससी किसी से नहीं रुकेगी। अगर रुकती है तो अच्छी बात है, आपको टाइम मिलने का जो रिवीजन करने का टाइम है वो और ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आप उसको छोड़ के अभी दिमाग में बस ये रखो कि भाई मेरा जो एग्जाम है वो 12 तारीख से है, और आराम से पढ़ो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अधिगम की बात करेंगे। अधिगम का मतलब होता है एक तरीके से सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। देखो, सीखने का मतलब होता है अधिगम, और अधिगम मतलब सीखना। एक तरीके से देखो, अधिगम जो है हम किसी भी चीज को देखकर जो भी चीजें सीखते हैं वो क्या है? अधिगम। साफ साफ और शब्दों में अपन किसी को व्यवहार में अपने जो व्यवहार है उसके अंदर हम इसको ढाल ले, वही क्या है? अधिगम। ठीक है, अब सबसे पहली बात करते हैं अनुभव से। हमारा हम किससे सीखते हैं? अनुभव से सीखते हैं, अभ्यास से सीखते हैं, प्रशिक्षण से सीखते हैं। फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। स्थायी परिवर्तन, अधिगम जो है वो क्या है? स्थायी परिवर्तन है। ऐसे अगर किसी आदमी ने मान लो दारू पी ली है, तो उसमें कुछ समय के लिए क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि वो हिंसा करने लग जाएगा, कुछ भी करने लग जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए उसमें क्या रहता है, जो उसका व्यवहार है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो उसको हम अधिगम के अंदर नहीं मानेंगे। या बोले जाए दवाई के अनुसार, किसी नींद की गोली ले ली आपने, अगर दवाई के अनुसार आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो वो अधिगम नहीं है। ठीक है, दवाई गोली के कारण आया जो परिवर्तन है वो क्या है? अधिगम नहीं है। मतलब एक स्थायी परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। और सबसे पहली बात, इस टाइम पे आपको मेरे अकॉर्डिंग जो ये परिभाषा है इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कितना आएगा? एक क्वेश्चन आएगा। आएगा तो उसके अनुसार इतने ज्यादा हर कोई चैप्टर के बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बता रहा है ये अधिगम क्या क्या नहीं है, क्या क्या है। सबसे पहले थकान, बीमारी, दवाई या नशे के कारण जो आया परिवर्तन है वो क्या नहीं है? अधिगम नहीं है। मूल प्रवृत्ति, परिपक्वता के कारण आया परिवर्तन, प्रतिवर्त और प्रतिपेक्ष के कारण आया परिवर्तन, अभ्यसता के कारण आया परिवर्तन। अब कुछ लोग बोलेंगे सर परिपक्वता के कारण आया जो परिवर्तन है वो क्या होता है? स्थायी होता है। तो ये अधिगम होना चाहिए। नहीं, लेकिन इसको आपको एक तरीके से डायरेक्ट याद रखना है कि परिपक्वता जो आती है वो हमारे अंदर के जो शारीरिक ढांचा है उसके रूप में आती है, तो हम उसको अधिगम के अंदर नहीं मानेंगे। अधिगम वो होता है जो हम किसी से ग्रहण करें। क्या हमने परिपक्वता किसी से ग्रहण करी? नहीं। क्या हमने इसको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है पर परिपक्वता को, कि तुम्हारी लंबाई नहीं बढ़ रही, तुमको रोज हम मोटिवेशन दे रहे हैं जिससे तुम्हारी लंबाई बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको अधिगम नहीं मानेंगे। तो आपको याद रखना, ये बहुत अच्छा है, इंपोर्टेंट कर सकते हो आप इसको बिल्कुल। और पहली बात बता देता हूँ, जिसको ये पीडीएफ चाहिए ना वो मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ पढ़िए। सारी जो जितने मैंने सब्जेक्ट सारी उनकी डाल दी मैंने। ठीक है, उसके बाद अगला आता है अभ्यस्तता। क्या है? कारण परिवर्तन। अब अभ्यस्तता क्या होती है? कुछ लोग बोलते हैं अभ्यस्तता नहीं होती। देखो अभी आपने तैयारी करी होगी तो आपको इतना सा होना चाहिए कि अभ्यस्तता किसे कहते हैं। अभ्यस्तता होती है जैसे आपका घर है, मान लो ये ट्रेन की पटरी है, ये ट्रेन की पटरी है और आपका घर यहाँ पे है। रोज ट्रेनें आ रही है। शुरुआत में आपको ट्रेनों की आवाज के कारण आपको रात को नींद नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है। तो वो आदत होना ही क्या है? अभ्यस्तता है। आदत होना ही क्या है? अभ्यस्तता है। और जैसे आप उसको छोड़ के दूसरी जगह जाओगे जहाँ पे ट्रेन नहीं है, तो वहां जाके वो खत्म हो जाएगा। तो ये अभ्यस्तता हो गई। तो उद्दीपक के बार बार बहाने पर प्रतिवर्त का क्षीण होना। ठीक है, ये हमारे क्या होता है? अभ्यस्तता होती है। ठीक है, उसके बाद अगली बात करते हैं हम अधिगम की कुछ विशेषताएं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अधिगम की विशेषताएं। तो अधिगम क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है या सह-उद्देश्य होता है। अधिगम व्यवहार का क्या होता है? परिमार्जन होता है। अधिगम एक क्या सतत प्रक्रिया है, क्योंकि हम किसी चीज़ से रोज़ सीखते हैं, रोज़ हारते हैं, ठीक है? तो और अधिगम क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। ये सार्वकालिक और क्या है? सार्वभौमिक है। अधिगम क्या है? एक अर्जित प्रक्रिया है, ये ध्यान रखना। अधिगम है किसी हम दूसरे से सीख के देते हैं, जैसे हमारे टीचर है, हम उनका व्यवहार देख के, स्टूडेंट उनका व्यवहार देख के अपने आप को उस रूप में ढालने लगता है। ये व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। अधिगम व्यक्ति का संपूर्ण परिस्थिति के लिए प्रतीकात्मक पक्ष है। अधिगम क्या है? सृजनात्मक होता है। अधिगम में समायोजन निहित होता है। अधिगम परिणाम नहीं अपितु क्या है? एक प्रक्रिया है। अधिगम बाह्य दृष्टिगत हो भी सकता है और नहीं भी, किंतु सामान्यतः संज्ञानात्मक प्रक्रिया होने पर यह बाहरी रूप से दृष्टिगत नहीं होता। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, बाकी चीज आप कर सकते हो। अधिगम परिणाम नहीं अपितु क्या है? प्रक्रिया है। जो लगातार प्रक्रिया है, किसी चीज की व्यवहार को परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? अधिगम है। अधिगम हमको बाहर से हो भी सकता है, देख भी सकते हैं उसको बाहर से। किसी बच्चे में बोले ना देसी भाषा में लक्षण आगे, वो लक्षण हम देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते। ठीक है, किंतु सामान्यतः संज्ञानात्मक प्रक्रिया होने पर यह बाहरी रूप से दृष्टिगत नहीं होता। कुछ लोग आंतरिक रूप से अधिगम करते हैं तो कुछ लोग बाहरी रूप से अधिगम करते हैं। ठीक है, दोनों तरीका का होता है। अधिगम अनुमानित प्रक्रिया और निष्पादन से क्या होती है? भिन्न होती है। अधिगम क्या है? अनुमानित प्रक्रिया। अधिगम मनोवैज्ञानिक घटनाओं का क्या होता है? क्रम होता है। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता। पुराने व्यवहार का परित्याग भी अधिगम होता है। जैसे पुराना व्यवहार हमारा, मान लो अपने क्रोध आना है, उसको हमने धीरे धीरे छोड़ दिया, तो वो पुराना जो व्यवहार है उसका भी परित्याग करना होता है अधिगम। ठीक है, उसके बाद अगली बात करते हैं अधिगम के सोपान। डेसियल के अनुसार क्वेश्चन आ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, डेसियल के अनुसार अधिगम कितने 6 चरण बताएगा? कौन कौन से? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को क्या बोला? आवश्यकता बोला है। उसके बाद उद्देश्य, उसके बाद बाधा, उसके बाद अनुक्रिया, उसके बाद सबलीकरण और सामान्यीकरण। ये सारी चीज हो गई। उसके बाद अगली बात करते हैं हम परिपक्वता और अधिगम में अंतर। परिपक्वता और अधिगम में अंतर क्या है? डायरेक्ट यहाँ पे बात करेंगे। परिपक्वता क्या होती है? जो हमारी जन्मजात प्रक्रिया है। जैसे सबसे पहले हम मैच्योर होंगे, धीरे-धीरे बड़े होंगे, फिर एक मनुष्य का दाढ़ी मूँछ आने लगेगी, सारी चीज़ें जो भी परिपक्वता धीरे-धीरे उसमें आ रही है।
जबकि अधिगम क्या होती है, अर्जित प्रक्रिया होती है, हम दूसरों को देख अर्जित करते हैं, दोनों डिफरेंस तो हो गए। ये जातिगत प्रक्रिया होती है, मनुष्य की जाति पशु पक्षी सब में जातिगत होती है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है क्योंकि ऑटोमेटिक होती है अपने आप। मुख्यतः शारीरिक प्रक्रिया है। शारीरिक प्रक्रिया परिपक्वता सीखने पर निर्भर नहीं करती है। परिपक्व में अभ्यास का महत्व नहीं होता, प्रेरकों पर निर्भर नहीं करती है, पुनर्बलन का स्थान नहीं है। तो क्या आपकी हाइट बढ़ नहीं रही है तो आपको पुनर्बलन देकर आपकी हाइट बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें मतलब परिपक्वता पर पुनर्बलन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जीवित पर्यंत नहीं चलती। एक टाइम होता है आपकी हाइट बढ़ेगी, उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, वो अभी वृद्धि की तरह। यहाँ पे हमने वृद्धि पढ़ी थी बाल विकास खंड में, उस प्रकार से। ठीक है, जबकि जो अधिगम होता है वो व्यक्तिगत और सामाजिक होता है, दोनों तरीके से होता है। अभ्यास और अनुभव पर प्रक्रिया होती है, अभ्यास और अनुभव पर निर्भर करता है। और सामाजिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, सीखने परिपक्वता पर निर्भर करती है। अधिगम में अभ्यास एक महत्वपूर्ण घटक है। आवश्यकता, अभिप्रेरणा, लक्ष्य अधिगम में महत्वपूर्ण सोपान है। पुनर्बलन एक महत्वपूर्ण घटक है, जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम को क्या करेंगे हम, शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी चीजें सीखेंगे वो अधिगम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। मनुष्य की परिपक्वता संभावित क्षमताओं का सीमा निर्धारण करती है। एक मनुष्य वो कितना वजन उठा सकता है, उसका परिपक्वता निर्धारण करेगी। जैसे छोटा बच्चा कितना वजन उठाएगा, उससे बड़ा कितना उठाएगा, तो उसकी जो सारी जो क्षमता है वो उसकी परिपक्वता निर्धारित करेगी। अधिगम मनुष्य की संभाव्य क्षमताओं का भीतर अर्जित कौशल है। मतलब जितना ज्यादा वो अर्जित करेगा उतनी ज्यादा उसमें कौशल आते जाएंगे। अधिगम इस प्रकार का होता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कार्य देखो, इंपॉर्टेंट लगा लेना, आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं भाई साहब, पिछली बार भी आए थे। देखो ये जरूर इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? विद्यार्थी से संबंधित कारक क्या क्या हो सकते हैं? एक विद्यार्थी को हम शारीरिक कारक कौन कौन से, स्वास्थ्य, आयु, परिपक्वता, ज्ञान इंद्रिय, संवेदी क्षमता आदि, ये सब क्या है उसको प्रभावित करेगी। ठीक है, ये सारी चीज उसको प्रभावित करेगी। मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक कारक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक कारक में क्या जाएगा, अभिप्रेरणा, इच्छा शक्ति, बुद्धि लब्धि, अंतर्निहित क्षमताएं, संवेगात्मक स्थिति, रुचि, अभिवृद्धि, अभियोग्यता, थकान, ऊब, एक सरता, निरस्ता। मतलब इनको आपको याद कर लेना डायरेक्ट कि भाई विद्यार्थी से संबंधित शारीरिक कारक कौन कौन से, मानसिक कारक कौन कौन से, क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, डायरेक्ट। उसके बाद अगली बात करते हैं, पर्यावरण से संबंधित कारक कौन कौन से। पर्यावरण से सामाजिक कारक, हमारे आसपास के समाज है उसको देखकर एक बच्चा जो है अपने आप को उसी रूप में डालता है जैसे समाज होगा। ठीक है, भौतिक कारक कौन कौन से, आर्थिक कारक कौन कौन से, तो ये आप आराम से समझ सकते हो, पास पड़ोस इनको देख के सामाजिक कारक। उसके बाद भौतिक कारक, वातावरण से संबंधित भौतिक कारक, गर्मियों में कोई जहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है वहाँ की जो किशोर अवस्था है वो जल्दी आ जाती है, ठंड ठंड पड़ती है, उस हिसाब से आप देख सकते हो भौतिक अवस्था। आर्थिक कारक, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति है उस पर प्रभाव पड़ती है। जैसे किसी गरीब बच्चा है वो अगर अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएगा तो वो कैसे अपने आप कैसे पिछड़ जाएगा, कितनी उसमें बुद्धि लब्धि हो लेकिन फिर भी वो पिछड़ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आर्थिक कारक भी होता है। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत, पावलो का सिद्धांत, देखो सबसे पहला आता है पावलो का सिद्धांत। ठीक है, ये सीएस अनुबंधन और ये सब आपको बहुत सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन, इसको बोलते हैं प्राचीन अनुबंधन, इसी को बोलते हैं संबंध प्रतिक्रिया, इसको बोलते हैं संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। और नोबेल पुरस्कार कुत्तों पर प्रयोग किया था। सबसे पहले आपको याद रखना है, एक तो इसको कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसको बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन और प्राचीन अनुबंधन। ठीक है, और इसमें संबंध बनाते हैं तो संबंधन अनुबंधन। उसके बाद कुत्तों पर प्रयोग किया था पावलन ने, किस पर, कुत्तों पर। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद अब अगली आती है अनुबंधन वाली। ठीक है, जैसे किसी कुत्ते को एक कमरे में बंद कर दिया, कमरे के अंदर कुत्ते को बंद कर दिया, फिर वो आता है रोज रोज आता है और अपने साथ में एक घंटी और खाना लेके आता है। तो सबसे पहले वो घंटी बजाता है, घंटी बजाएगा तो उसकी कोई अनुक्रिया नहीं आएगी, शुरू में कोई अनुक्रिया नहीं आएगी। फिर उसने भोजन दिया, भोजन में उसको क्या आई, लार आ गई। तो ये क्या हो गई, स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक उद्दीपक कौन सा दिया हमने, भोजन। भोजन एक क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक यानी यूएस है। ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक है। और लार आना क्या है, उसके प्रति अनुक्रिया, उद्दीपक के प्रति क्या है, अनुक्रिया। तो स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है, लार आना। घंटी बजाई क्या है, अनुबंधित उद्दीपक, मतलब जोरी से दे रहे अनुबंधित, इस पर कोई क्रिया नहीं, शुरू में कोई क्रिया नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे देंगे, घंटी और भोजन दोनों साथ में देंगे तो क्या आ जाएगा, लार आ जाएगा। घंटी भी देंगे एक साथ, घंटी और भोजन दोनों साथ में दिया तो उसके लार आ जाएगी। ठीक है, लेकिन एक समय बाद ऑटोमेटिक बिना भोजन दिए केवल घंटी बजाने पर उसके लार आ जाती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, सॉरी, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक है, ये इस प्रकार हो गया। उसके बाद महत्वपूर्ण संपर्क, विलोपन। विलोपन का मतलब क्या है, अनुबंधन के पश्चात स्वाभाविक उद्दीपक न देने पर अनुबंधित अनुक्रिया क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। स्वाभाविक उद्दीपक नहीं देंगे तो अनुबंधित अनुक्रिया जो है क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। विलोप का प्रतिरोध अभिप्राय, कोई अधिगम कितनी दृढ़ता से हुआ है। स्वाभाविक उद्दीपक ना देने पर भी कोई क्यों कितने समय तक बनी रहती है। जैसे उसको लगातार काफी दिनों तक उसको घंटी नहीं बजाई और भोजन भी नहीं दिया, लेकिन मान लो 5 महीने बाद भी घंटी बजाई और वो दिया, तो उसको विलोप का जो प्रतिरोध है वो दोबारा उसको याद आएगा, उसके लाभ आने लगेगी। स्वतः पुनर्लाभ, सीक्वेंस अनुक्रिया को विलोप हो जाने पर कुछ समय बाद अंतराल उद्दीपक देने पर वो दोबारा प्रदर्शित होता है। अभी जैसे बताया 5 महीने बाद देंगे तो वही क्या होता है, स्वतः पुनर्लाभ होता है। सामान्यकरण क्या होता है, समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया, समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया। जैसे समान उद्दीपक किस प्रकार से, जैसे घंटी बजाई उन्होंने तब उसके लार आई, इसी प्रकार फोन में रिंगटोन आने लगी तो भी उसके लार आ गई। तो समान उद्दीपक देख लिया उन्होंने कि, तो उस प्रकार से दोनों प्रकार की घंटियों में उसके लार आने लग गई। उसके बाद आता है विभेदन। उसके बाद विभेदन क्या होता है, दोनों में विपरीत प्रक्रिया अनुबंधन विभेद कहलाती है। विभेदन में अधिगम करता दोनों उद्दीपकों में क्या करता था, अंतर कर लेता है कि भाई ये घंटी अलग है और ये घंटी अलग है, दोनों में क्या कर लेता है, अलग कर लेता है, वो होता है विभेदन। इनमें से कुछ ना आएगा नहीं, हालांकि आपके
फिर भी एक बार बताना जरूरी है। उसके बाद है द्वितीय श्रेणी या उच्च श्रेणी अनुबंधन। एक अनुबंधित उद्दीपक के साथ साथ कोई अन्य अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए और प्राणी कालांतर में उसके प्रति भी अनुबंधित स्थापित कर ले तो यह श्रेणी द्वितीय श्रेणी अनुबंधन है। जैसे एक क्या इसके एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे कुत्ता है, उसको अंदर जाके घंटी बजाई थी, वो पहला उद्दीपक हो गया। लेकिन कुत्ते को धीरे धीरे कमरे में बंद किया, जैसे वो गेट खोलता है, जैसे ही गेट खोलता है तो उसको भी वो एक उद्दीपक के रूप में ले लेता है और गेट खोलते ही उसकी लार आने लग जाती है। उसको कहते हैं द्वितीय श्रेणी अनुबंधन। मतलब एक के साथ दूसरा उद्दीपक भी उसके काम करने लग जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद अगली बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। उद्दीपकों के मध्य समांतराल अग्रवर्ती अनुबंधन, सैकलिक अनुबंधन, विलंबवती अनुबंधन। अग्रवर्ती अनुबंधन क्या करेंगे? अनुबंधित उद्दीपक पहले दिया जाता है, यानी घंटी पहले दी जाती है। सैकलिक में साथ साथ देते हैं और विलंबित में पहला खाना दे देते हैं, उसके बाद में उसको घंटी बजाते हैं। ठीक है। अवशेष अनुबंधन। अवशेष अनुबंधन क्या है? अनुबंधित उद्दीपक का जब प्रारंभ है अंत हो जाता है उसके कुछ अंतराल बाद स्वाभाविक उद्दीपक दिया जाए। मतलब घंटे बजाते रहे और उसके बाद बजती रहे घंटे, खाना देते जाए और उसके बाद भी बजती रहे। पश्चिगामी अनुबंधन। अनुबंधित उद्दीपक पहले दिया जाए। ठीक है, ये हो गया पश्चिगामी अनुबंधन। इसको डायरेक्ट आप देख सकते हो, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रकार प्रवृत्त्यात्मक और संतोष विमुखी। प्रवृत्त्यात्मक संतोष प्रसन्नता की, सॉरी, ठीक है, ये आप देख सकते हो डायरेक्ट, कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का इंपोर्टेंट लगा लो भाई, थॉर्नडाइक का इंपोर्टेंट लगा लो। थॉर्नडाइक का इसी में से क्वेश्चन आना। शिक्षा अनुबंधन का जनक पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस की खोज किसने की? थॉर्नडाइक ने। इसने किस पर किया? बिल्ली पर। किसकी थ्योरी दी? एसआर थ्योरी, टाइप एस की थ्योरी इसने दिया। ठीक है, इसने नियम दिए कुछ इस प्रकार दिया। ये नियम देखो, मुख्य नियम कौन कौन से इसके? मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तीन तो इसने मुख्य नियम दिए। जबकि गौण नियम दिए जो सेकेंडरी, जो सेकंड नंबर के जो दिए वो दिए बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता द्वारा और साचार्य परिवर्तन का। इसको अभी देखेंगे। इसको यहाँ समझा देता हूँ मैं। तत्परता का मतलब क्या होता है? तत्परता, अगर जब तक कोई व्यक्ति ये सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक उसको सिखाया नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, घोड़ा घोड़ा अगर प्यासा नहीं होगा तो वो पानी नहीं पिएगा। एक उदाहरण आप इस तरीके से देख सकते हो, डायरेक्ट समझ लिया। उसके बाद अभ्यास का मतलब है जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप उपयोग करोगे, जैसे मैथ में बताते हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। और आप प्रैक्टिस छोड़ोगे, अनुपयोग करोगे तो उसको कोई काम नहीं आने वाला है। उसके बाद प्रभाव। प्रभाव का नियम क्या करता है? अगर वो उसको आगे, मतलब उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी क्रिया करने के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छा पड़ेगा तो उसको जो कार्य है उसको वो ज्यादा करेगा, जबकि अगर गलत पड़ेगा तो उस कार्य को ज्यादा कम किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज हो गई मुख्य नियम। उसके बाद बहु क्रिया करें हम, बहुत सारी अनुक्रिया। मनोवृत्ति का नियम अपनी मानसिक मनोवृत्ति का अकॉर्डिंग आंशिक क्रिया करें, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मेन नियम तो यही है आपके। मेन नियम आपको इनको पढ़ना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्किनर का, एक मिनट रुको, ये इसमें डायरेक्ट बताया गया है तो अब ये इसमें बता देते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया। उसके बाद आता है स्किनर का नियम, स्किनर का सिद्धांत। स्किनर ने किस पे किया? सबको पता है। स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन इसको कहा। ये याद रखना आपको, क्रिया प्रसूत, सक्रिय अनुबंधन, साधनात्मक अधिगम, नैतिक नैमित्तिक अधिगम, आरएस बॉन्ड, कार्यात्मक प्रतिबद्धता आदि, ये सारी चीजें। ठीक है, चूहे पर प्रयोग किया। बच्चे जैसे जिनसे कुछ पाना चाहते हैं उनके प्रति क्या करेंगे? विनम्र व्यवहार करेंगे। वो सारी क्या है? उसके मतलब क्रिया के अनुसार किया है। स्किनर ने किसके अनुसार? क्रिया के अनुसार। शेपिंग और चेनिंग का संबंध इसने सिद्धांत ने दिया है। क्वेश्चन आ सकता है, शेपिंग और चेनिंग का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। उसके बाद तो यह थॉर्नडाइक प्रभाव के नियम के आधार पर, प्रभाव के नियम के आधार पर मतलब बच्चा किसी चीज को अगर सुख सुख मतलब अच्छी चीज मानेगा, जैसे उसको पता है कि भाई ये कार्य करने के बाद उसको टॉफी मिलेगी तो उसको ज्यादा करेगा, मतलब प्रभाव के नियम से संबंधित है। तो हमको याद रखना कि थॉर्नडाइक के मतलब सॉरी, स्किनर का जो नियम है वो किस पर आधारित है? थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर। पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन, एक तरीके से पुनर्बलन उसको दे। तो उस प्रकार किस प्रकार दे आपको पुनर्बलन? किस प्रकार देना? क्रिया प्रसूतन और नियमित अनुबंधन अधिगम का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत इसके परिणाम से व्यवहार को सीखा जाता है, बनाए रखा जाता है अथवा उसमें परिवर्तन किया जाता है। ऐसे परिणाम को प्रबलक पुनर्बलन या पुनर्बलन कहते हैं। आपको याद रखना। ठीक है, अब क्या होता है वो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला है धनात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन किस प्रकार है? धनात्मक पुनर्बल, वे पुनर्बलन जिसका परिणाम क्या हो? सुखद हो। परिणाम क्या हो? सुखद हो, वो क्या होता है? धनात्मक पुनर्बलन। जबकि ऋणात्मक क्या होता है? ऋणात्मक वे पुनर्बलन जो क्या हो? अप्रिय हो, दुखद हो और पीड़ादायी हो। ये प्राणी के पलायन परिहार की अनुक्रिया सिखाते हैं। इसमें प्राणी क्या करता है? पलायन करता है और वो भागने की सोचता है। जैसे डांट से बचने के लिए गृह कार्य करना, ये एक प्रकार का क्या है? ऋणात्मक पुनर्बलन है। लेकिन डांट के चक्कर में वो गृह कार्य कर रहा है तो वो क्या है? एक प्रकार का पुनर्बलन है, जिससे उसकी क्रिया क्या हो रही है? तेज हो रही है। पुनर्बलन से क्रिया की जो गति है उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। उससे क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहनना। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसको आप समझ सकते हो। प्राथमिक पुनर्बन क्या होते हैं? ये जैविक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे भोजन, पानी, हमारे शरीर को जो इंपोर्टेंट है वो होते हैं प्राथमिक पुनर्बन। द्वितीय पुनर्बन होता है धन, प्रशंसा, जिनसे प्राणी के अनुभव के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद दंड। दंड भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक दंड और ऋणात्मक दंड। ठीक है, दंड सदैव अवांछनीय अनुक्रिया, अवांछनीय अनुक्रिया करेगा उस संभावना को घटाता है, अवांछनीय अनुक्रिया की संभावना को घटाता है। जबकि पुनर्बलन सवेद वांछनीय अनुक्रिया को बढ़ाता है। ये तो अवांछनीय अनुक्रिया को घटाता है और ये वांछनीय अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है। ये नकारात्मक और सकारात्मक होता है। गलती करने पर बच्चे को पीट देना, ये क्या होता है? सकारात्मक दंड, क्योंकि वो गलती कर रहा है।
बच्चे को बाहर नहीं खेलने देना, टीवी नहीं देखने देना, ताकि उसके अवांछनीय व्यवहार में कमी आए, नकारात्मक, इससे कोई उसके व्यवहार में कमी नहीं आएगी, जिससे उसको क्या बोलेंगे, नकारात्मक दंड मानेंगे। ठीक है, पिछली बार क्वेश्चन आया था भाई, मैं बता देता हूँ इससे, नकारात्मक दंड और सकारात्मक दंड से। ठीक है, उसके बाद बच्चे को कहना कि होमवर्क कर ले, नहीं तो पापा शिकायत की जाएगी, इस तरह से उसको होमवर्क कर लेना। ये सब क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन है। ये तो क्या है, पुनर्बलन दिया उसको, तब दंड नहीं दिया, दिया पुनर्बलन दिया, भाई तू जल्दी कर ले, तेरे पापा से बोल दिया जाएगा। ठीक है, बच्चे को कहना कि होमवर्क करोगे तो आइसक्रीम मिलेगी, ये क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन है, सकारात्मक पुनर्बलन है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब अगला आता है वॉटसन का प्रयोग। वॉटसन ने 13 साल के बच्चों पर किया, आपने अब तक पढ़ा होगा तो उस हिसाब से। जे बी वॉटसन ने व्यवहारवाद के अनुसार दिया, इसने पहले भी बता चुका हूँ मैं इसको। ठीक है, और 11 माह के शिशुओं पर लिविट अल्बर्ट का प्रयोग किया, लिविट लिटिल अल्बर्ट का प्रयोग किया। अनुबंध संबंधित यह प्रयोग उद्दीपक सामान्यीकरण की पुष्टि करता है। आप मुझे एक दर्जन दीजिए जिसका वाक्य फेमस वाक्य है कि उसको आप मैं जैसा चाहूंगा वैसा बना दूंगा। ठीक है, अल का सिद्धांत, अल ने क्या दिया, एक प्रयास एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत, इसको बोलते हैं गणितीय सिद्धांत। परिकल्पित निगमनात्मक सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन से प्रेरणा, अनुलोम सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत, जैविक अनुकूलन सिद्धांत, उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत। अब ये किसी भी नाम से आ सकता है, तो आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ये किसने दिया, ये तो बहुत कम चांस है क्वेश्चन पूछने के कि ये सिद्धांत किसने दिया है, इसके बारे में नहीं पूछेंगे, थोड़ा दिमाग वाला पूछेंगे। ठीक, सीधी सी बात है, जिसको आप आराम से कर सकोगे। अधिगम का आधार व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसने क्या कहा है, जो अधिगम है, बच्चा सीखेगा कब, जब उसको क्या होगी, आवश्यकता होगी। बच्चा ज्ञान अर्जित कब करेगा, जब उसको नौकरी चाहिए होगी। वो सीखेगा कब, जब उसको आवश्यकता होगी। तो इसने आवश्यकता का अनुसार दिया। 16 स्वयं सिद्ध मान्यताओं पर आधारित है। स्किनर ने हल्के सिद्धांत को सबली बनकर क्या किया, श्रेष्ठतम सिद्धांत कहा है। अगला आता है वुडवर्थ द्वारा एसओ के सूत्र का प्रयोग किया गया। वुडवर्थ ने क्या दिया, एसओ के, ये याद रखना, डायरेक्ट याद रखना है। उसके बाद आता है गुथरी का सिद्धांत। गुथरी के अनुसार उद्दीपक अनुक्रिया का अनुबंधन पुनर्बलन से नहीं अपितु समीपता से है। अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए गुथरी ने अपने सहयोगी ओटन के साथ बिल्लियों पर प्रयोग किया। आपको याद रखना, बस बिल्लियों पर प्रयोग किया, बाकी इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद व कोलर का प्रयोग, ये क्या है, संज्ञानवादी सिद्धांत है। गेस्टाल्टवाद एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण अथवा व्यवस्थित समग्र, पूर्ण अथवा व्यवस्थित समग्र, पूर्ण अथवा व्यवस्थित समग्र। इस विचारधारा के जो प्रवर्तक है वो कौन है, मैक्स बेर्दिमर है, मैक्स बर्दिमर है। बर्दिमर ने पीएचआई के संपर्क को समझाया, रोल इज ग्रेटर देन पार्ट। ठीक है, ये दिया आपको। ये क्या कहते हैं, कथन और कारण के रूप में पूछ सकते हैं, कथन और कारण के रूप में पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है गेस्टाल्टवाद के नियम। समानता का नियम, याद रखना, समानता का नियम, समीपता का नियम, पूर्ण पूर्ति का नियम, निरंतर का नियम, आकृति व पुष्टि का नियम, इंग्लिश का समान क्षेत्र वस्तु, ये ज्यादा जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरी, छोड़ सकते हो। गेस्टाल्टवाद का उद्भव साचार्यवाद के विरोध से हुआ है। बालक यंत्र नहीं होता। उद्दीपक अनुक्रिया इंद्रिय संवेदी आदि निरंतर है। यह विधि एकीकरण व संश्लेषण पर बल देती है। परीक्षा की कसौटी इसी पर आधारित है। जो जो मेन मेन चीजें को आपको पहले समझा चुका हूँ, कोई जरूरत नहीं है। अब देखो सूझ क्या होता है, सूझबूझ, बोलते हैं ना हम, सूझबूझ। किसी परिस्थिति में अचानक हमारे दिमाग में आना, किसी परिस्थिति में अचानक मतलब कोई हमारे गंभीर परिस्थिति है, उसमें हमारा दिमाग तुरंत काम किया कि हमको ये करना चाहिए, वो क्या होती है, सूझ होती है, वो क्या होती है, सूझ होती है। और कोलर ने केनरी द्वीप के गेस्टाल्टवाद अधिगम के संबंध में वन मानुसों पर क्या किया था, प्रयोग किया था। और द मेंटेलिटी ऑफ एप्स, इसमें क्या दिया था, दी थी, ये पुस्तक दी थी इसने। इसी के आधार पर उन्होंने सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत किसने, कोलर ने। कोलर ने बताया कि सीखना एक यांत्रिक नहीं अपितु क्या है, उद्देश्यपूर्ण रचनात्मक और अन्वेषणात्मक प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण रचनात्मक और अन्वेषणात्मक प्रक्रिया है। सूझ परिस्थिति का आकस्मिक तात्कालिक व निश्चित ज्ञान है। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध द्वारा नहीं बल्कि समस्या के समग्र रूप से प्रतिकृषण द्वारा अचानक विकसित होती है। कोलर ने इसे एरो का आहा एक्सपीरियंस नाम दिया। देखो इंपॉर्टेंट है भाई। सूझ आयु व अनुभव से प्रभावित होता है, सीधी सी बात है। एक छोटा बच्चा है उसमें सूझबूझ कम होगी, जबकि जितना बड़ा हो जाएगा उसमें सूझबूझ उतनी ज्यादा होगी। तो सूझबूझ आप इस प्रकार से याद रखते हो। सूझ के चरण क्या है, सबसे पहले हम तैयारी की अवस्था, उसके बाद उद्भवन की अवस्था, प्रतिदीप्ति की अवस्था, और लास्ट में आती है सत्यावन की अवस्था। सूझ के चरण कौन से, चार, वो याद कर लेना। इसमें समस्या के तात्कालिक समाधान की बात की गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सूझ की विशेषता क्या होती है, आयु अनुभव पर आधारित होता है। अयांत्रिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, कोई यांत्रिक नहीं होती है, यांत्रिक नहीं होती, ध्यान रखना, ये बात याद रखना। प्रकृति क्या होती है, स्थायी होती है। किसी व्यक्ति में सूझबूझ है तो वो लास्ट तक रहेगी, स्थायी होती है। ऐसे नहीं है कि अभी सूझा के बाद नहीं आएगी, बिल्कुल स्थायी रहती है। सूझ के लिए परिस्थिति का बनना, उसका प्रत्यक्षीकरण, समस्या एवं परिस्थिति में संबंध स्थापित होना क्या होता है, आवश्यक होता है। सूझ से दक्षता आती है। सूझ को नवीन परिस्थिति में स्थानांतरित किया जा सकता है। कोलर ने सूझ के विकास के दौरान प्रतिदीप्ति प्रभाषण की अवस्था को यूरेका अथवा आहा अनुभव कहा। यूरोनीय सूझ के विकास, तैयारी का अवस्था, उद्भवन, ये सारी चीजें अभी पहले बता दी। बांडुरा, बांडुरा ने क्या दिया, प्रेक्षणात्मक, मतलब प्रेक्षणात्मक मतलब किसी को हम प्रेक्षण करके सीखे, उसको क्या कहते हैं, प्रेक्षणात्मक। सामाजिक अधिगम, इसमें आगे बताने वाला। अवलोकन, मतलब किसी चीज को हम अवलोकन करके सीखे। तो इसने एक ग्रुप बनाए थे, 3 ग्रुप बनाए थे, और बॉबडोल प्रयोग किया था इसने। मॉडलिंग सिद्धांत या बॉबडोल प्रयोग किया था, मतलब एक कमरा है, उसमें इसने क्या किया, डोल रख दी, और उनके सामने टीवी या किसी चलचित्र पे एक बच्चे को दिखाया कि डोल को जिसने मारा है उसको सामने वाले ने मारा है, तो जिसके कारण वो उसने डोल को बिल्कुल नहीं मारा। एक ने बताया कि कुछ नहीं करा उसने, ना तो मारा ना कि कुछ किया। और एक ने क्या किया, एक ने डोल को मारा तो उसको मिठाई दी गई। तो सर्वाधिक जो आक्रामक देखा गया, वो देखा गया कि जो डोल को मारा है वो बच्चा सर्वाधिक आक्रामक रहा। इसने अवधान, स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा पर आधारित संज्ञान दिए। ठीक है,
ये हो गया, ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं है। तो टोलमैन का सिद्धांत आता है, वो चूहे वाला आता है, ये चूहे पर प्रयोग किया था इसने, जिससे इसमें क्या होता है, टोलमैन का सिद्धांत सीधी सी बात है, इस पर आता है प्राचीन एवं क्रिया प्रसूत अनुबंधन। प्राचीन एवं क्रिया प्रसूत अनुबंधन, बाह्य व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसको चिन्ह अधिगम, चिन्ह गेस्टार्टवाद, प्रत्याशा सिद्धांत, उद्देश्य सिद्धांत कहते हैं। व्यवहारवाद व समग्रवाद का क्या है, अनूठा मिश्रण है। व्यवहारवाद व समग्रवाद का क्या है, अनूठा मिश्रण है। अव्यक्त अधिगम मतलब एक भूल भुलैया, उसमें चूहे को डाल दिया उसने, और एक चूहे को तो उसने क्या दिया, बीच में खाना दे दिया, जिससे उसमें जो पुनर्बलन है या मोटिवेशन वो ज्यादा रहा, जबकि दूसरे में समान। अगला आता है ब्रूनर का सिद्धांत। ब्रूनर ने खोज आधारित अधिगम दिए, खोज अधिगम के जनक। ब्रूनर का सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक है। इसके सक्रिय, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक तीन चरण है, पहला, दूसरा और तीसरा। सक्रिय, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक, जिसको जिस्ट की पीडीएफ चाहिए मैं बता रहा हूँ, वो जाके नीचे कमेंट कर सकता है। जिस्ट की पीडीएफ कमेंट में मैंने पिन कर रखी है, टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आता है आसुबेल का, देखो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अर्थपूर्ण और सार्थक अधिगम का याद रखना आपको। अर्थपूर्ण, इसने कहा रटकर अर्थपूर्ण अधिगम अन्वेषणात्मक बस। कट लेविन का सिद्धांत आपको ये याद रखना बस, बी बराबर एफ पी ई। संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, तल रूप सिद्धांत और सदिश मनोविज्ञान किसने दिया, डायरेक्ट पूछ सकता है बस। कॉल रोजर्स का सिद्धांत मानवतावादी शाखा पर आधारित है। आत्मसंपर्कता का निर्माण अधिगम है। संज्ञानात्मक अधिगम अर्थहीन है और अनुभावनात्मक अधिगम प्राकृतिक व प्रकृति है। रोजर्स ने माना संज्ञानात्मक अधिगम अर्थहीन है, अनुभावनात्मक अधिगम प्राकृतिक होता है, व्यक्तिगत संप्रति व प्रकृति के लिए अनिवार्य है, इसलिए सार्थक है। एक ये जरूर याद रख लेना आप, क्या ये अधिगम, रॉबर्ट गेने का जो अधिगम सोपान की है, उसके अकॉर्डिंग जो सारणी है, जो जरूर याद रख लेना आप, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर जाती है, उसको देखना है, सरल से जटिल की ओर है, सरल से जटिल की ओर है। सबसे संकेत अधिगम, उद्दीपन, अनुक्रिया, सरल श्रृंखला, शाब्दिक साचार्य, विवेचन अधिगम, संप्रदाय सिद्धांत और समस्या समाधान। तो ये आपको जरूर याद रखना। कुल कितने चरण है, 8 चरण, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। उसके बाद आता है अधिगम अंतरण, धनात्मक अंतरण। पुनरा अधिगम नए अधिगम में सहायक हो। जैसे पहले हमने साइकिल चलाना सीखा, कुछ समय बाद हमने मोटरसाइकिल चलाई, तो साइकिल चलाने का जो अनुभव है वो मोटरसाइकिल में काम आया। इस प्रकार से धनात्मक का ऋण मतलब पहला जो अधिगम है वो बाद वाले अधिगम में सहायता करे, उसको कहते हैं धनात्मक। ऋणात्मक क्या करेगा, पहले तुमने डायरेक्ट कार चलाई, लेकिन मतलब कुछ ऋणात्मक, पुराना अधिगम नए अधिगम में बाधा पहुंचाए। ठीक है, जब नया कौशल पुराने अधिगम को प्रभावित करे, पूर्वलक्षी। जब पुराना अधिगम नवीन अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करते हैं, प्रतिलक्षी। शून्यंतरण, पुराना और नए में कोई संबंध नहीं, जैसे पहले कार चलाई और अब मोटरसाइकिल चला रहे हो, कोई मतलब नहीं, दोनों का कोई एक चीज है नहीं दोनों में। क्षैतिज यंत्रण, जब किसी परिस्थिति में अर्जित कौशल का उपयोग इसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है, तो इसे सीखने का क्षैतिज यंत्रण कहते हैं। ये हो गया। उसके ऊर्ध्वतरण, मतलब ऊर्ध्वतरण मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाए, पहले नीचे से फिर ऊपर की तरफ जाए। आगे समझ में, परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग प्रणाली के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थिति, जैसे तुमने क्या की, ऐसा की तैयारी की, ऐसा ही चलो सेकंड ग्रेड की तैयारी की आपने, सेकंड ग्रेड की तैयारी की, तो फिर आगे जाके आपको फर्स्ट ग्रेड मदद मिलेगी, तो उस प्रकार से उच्च उच्च स्तरीय में काम आए। द्विपार्श्वीय, जब एक भाग, जब एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का दूसरे भाग पर भी क्या करे, वो करे, जैसे दाएं हाथ से लिखना है वो बाएं हाथ से लिखता है। ठीक है, उसके बाद एक एक बार आप इनको ट्रेडिंग मतलब सरसरी नज़र से इनको देख लेना एक बार, बाकी आपका अधिगम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये देखो कंप्लीट अधिगम। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा, और अब देखो अधिगम और बाल विकास, ये 2 ही चैप्टर तो पढ़े थे, बाकी के जो है वो छोटे छोटे चैप्टर होने वाले हैं, तो उनको आराम से कर देंगे आप कंप्लीट। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कितना है। ठीक है, तो चलो अभिप्रेरणा भी कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर ज़्यादा रहेगा नहीं। तो अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा में क्या है, अभिप्रेरणा से क्या मतलब होता है, अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन। अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है, जबकि मूलतः ये किसी लेटिन भाषा के मोवेर, मोवेर शब्द से बना है, ये जरूर याद रखना। मूलतः ये लेटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है, मोवेर से। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन कैसे देना, वो सारी चीजें, वो सबसे सिंपल टॉपिक यही है। ठीक है, ये देखो आप पढ़ो तो पढ़ो, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मेहनत खुद ने नहीं पढ़ा, आपकी मर्जी है, आप पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहो तो। अभिप्रेरणा की मुख्य विशेषता क्या क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, अभिप्रेरणा की मुख्य विशेषता। अभिप्रेरणा एक क्या है, आंतरिक प्रक्रिया होती है, आंतरिक अवस्था होती है, जो क्या होती है, काल्पनिक होती है। जो अभिप्रेरणा होगी, मोटिवेशन होगा, वो हमारे अंदर होगा, वो बाहर दिखाई नहीं देगा। किसी किसी कभी कभी दिखाई देता है वो बाहर, हम बस अवलोकन कर सकते हैं कि हाँ इसमें मोटिवेशन है। यदि किसी खास क्रिया को करने की और दिशा निर्देशित अभिप्रेरणा फलस्वरूप व्यक्ति में कुछ क्रिया उत्पन्न होती है, उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये उद्देश्य की प्राप्ति तक जारी रहती है और आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद समाप्त हो जाती है। जैसे आपके अंदर मोटिवेशन है कि आपको सेकंड ग्रेड शिक्षक बनना है, तो सेकंड ग्रेड शिक्षक बनने के बाद आपका ये खत्म हो जाता है, हमेशा जरूर नहीं खत्म हो सकता है आगे जाके आपको दोबारा मोटिवेशन आए और आप नए उद्देश्य की ओर जाए कि फर्स्ट ग्रेड बनना है। ठीक है, वो सब इसके अंदर आता है। उसके बाद है अभिप्रेरित व्यवहार। चयनात्मक और क्या होता है, लक्ष्य निर्देशित होता है। चयनात्मक और क्या होता है, लक्ष्य निर्देशित होता है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति की ओर ले जाता है। चयनात्मक होता है, लक्ष्य निर्देशित होता है, आपने चयन कर लिया कि सेकंड ग्रेड बनना है तो बनना है। ठीक है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की सहायता करता है, और इससे व्यक्ति शीघ्र अधिगम को प्राप्त करता है। ये भावनात्मक जागृति और एक अनुमानित प्रक्रिया है। अभिप्रेरित व्यक्ति लक्ष्योन्मुख होकर सकारात्मक रूप से समस्या का समाधान करता है। ठीक है, उसके बाद अब यह अभिप्रेरणा चक्र है। अभिप्रेरणा चक्र, सबसे पहले आपको कोई चीज की आवश्यकता होगी,
नौकरी की आवश्यकता है, उसके प्रति आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी, उसको बोलेंगे हम अंतर्नोद, या एक तरीके से भूख जो अपने अंदर उत्पन्न होगी उसको कहते हैं अंतर्नोद। उसके प्रति हम जो क्रिया करेंगे वो होगा उद्दीपक, और इसी प्रकार ये चक्कर ऐसे चलता रहता है। ठीक है? आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य प्रेरणा मैं आपको बताता हूँ। ये मनुष्य के भीतर होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा मनुष्य के भीतर होता है, ये कोई बाहरी तत्व होता है। देखो, बाहरी तत्व का मतलब है आपने मैथ पढ़ना स्टार्ट किया, किसके लिए किया? सबसे पहला अवार्ड पाने के लिए, वो तो हुआ बाहरी अभिप्रेरणा। मैथ पढ़ना स्टार्ट किया अवार्ड पाने के लिए, वो हुआ बाहरी अभिप्रेरणा। लेकिन आपके अंदर केवल मैथ पढ़ने की इच्छा है, और आप तो चाहते हो मुझे अवार्ड मिले या ना मिले, लेकिन मुझे तो क्या पढ़ना है? मैथ पढ़ना है। तो वो हो गई आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा। तो ऐसा अभिप्रेरणा को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, जबकि इसको हम देख सकते हैं कि भाई ये अवार्ड पाने के लिए पढ़ रहा है। एक व्यक्ति कार्य केंद्रित रखती है, मतलब केवल मैथ पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है। जबकि ये व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित रखती है, कि मतलब उसका लक्ष्य क्या है? अवार्ड पाना है, मतलब वो लक्ष्य केंद्रित है। उपलब्धि की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर, आंतरिक अभिप्रेरणा के कुछ उदाहरण हैं। जबकि इसमें पुरस्कार, दंड, धन, दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, परिणाम का ज्ञान, प्रशंसा आदि बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। मतलब उसकी प्रशंसा की, वाह यार तू कितना इंटेलिजेंट है मैथ में, तो वो और मैथ पढ़ेगा। तो वो सारी जो मतलब बाह्य अभिप्रेरणा है। जैविक और मनोवैज्ञानिक, जैविक कारक कौन कौन से? भूख प्यास, जन्मजात और जीवित रहते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, समझती अन्य गुण पाते हैं। मनोवैज्ञानिक क्या है? मनोसामाजिक, पर्यावरणीय कारक, सामाजिक उपलब्धि, संबंधन शक्ति, जिज्ञासा, अन्वेषण, आत्मशक्ति, अभिप्रेरक आवश्यकता, जन्मजात नहीं होता, जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, सार्वभौमिक नहीं होते, समय स्थिति में कोई संबंध नहीं। यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो, इतना तो आप समझते हो। अगला आता है मुख्य मनोसामाजिक अभिप्रेरक। मुख्य मनोसामाजिक अभिप्रेरक कौन कौन से हैं? संबंधन अभिप्रेरक, किसी से संबंध बनाने की चाहना, दूसरों को चाहना, भौतिक रूप से उसके निकट आने की चाह को कहते हैं संबंधन अभिप्रेरक। शक्ति अभिप्रेरक क्या कहते हैं? किसी पर दोष, मतलब किसी पर दबदबा बनाना, सीधी सी बात है। ये संवेग, दूसरों के संवेग या व्यवहार पर चेतन या अचेतन रूप से इच्छित व्यवहार प्रकट करने की क्षमता को, या फिर सत्ता की जो संज्ञा की है, उसको कहते हैं शक्ति अभिप्रेरक। उपलब्धि अभिप्रेरक मतलब आगे बढ़ने की उपलब्धि, अपनी श्रेष्ठता के खास स्तर को प्राप्त करने की इच्छा। बच्चे यह अभिप्रेरित अर्जित करते हैं उनके माता-पिता से। तो उपलब्धि विप्रेरक के बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, और प्रगतिशील परिवार के जो बच्चे हैं, उनमें अपेक्षाकृत उपलब्धि विप्रेरक अधिक होता है। ठीक है? जिज्ञासा एवं अन्वेषण, जिज्ञासा नाम से पता चल रहा है, जिज्ञासा होगा, अनुभवों को, उद्देश्य नए अनुभवों को प्राप्त करने की जिज्ञासा होगी। आक्रामक, आक्रामक रवैया, हिलेगार्ड के शब्दों में ऐसा व्यवहार जिसका उद्देश्य दूसरों को क्या हो? हानि पहुँचाना हो। दूसरों को हानि पहुँचाना, वो क्या? आक्रामक। अनुमोदन अभिप्रेरक, व्यक्ति द्वारा धनात्मक मूल्यांकन प्राप्त करने की इच्छा, व्यक्ति द्वारा धनात्मक मूल्यांकन प्राप्त करने की इच्छा। अनुमोदन, किसी से अनुमोदन, धनात्मक पाने की इच्छा। चिंता और हास, चिंता को एक स्तर पर बनाए रखना, ऐसे स्तर पर बनाए रखना जो सीखने में क्या हो? मददगार हो, होता है चिंता हास। अभिप्रेरणा के विविध सिद्धांत, देखो सबसे पहला वातावरणीय सिद्धांत व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने दिया। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया। इसमें 14 मूल प्रवृत्तियों को याद रखना बस। शरीर क्रिया सिद्धांत मोरकर ने दिया। द्विकारक सिद्धांत हर्ज बर्ग, हर्ज बर्ग, दो याद रखो, हर्ज बर्ग ऐसे। तो द्विकारक सिद्धांत। प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम ने दिया। एक्स वाई सिद्धांत किसने दिया? मैक्स ग्रेगर ने दिया। मैक्स ग्रेगर ने दिया। मैक्स ग्रेगर, मैक ग्रेगर बात है की, मैक्स ग्रेगर ने दिया। ठीक है? एक्स वाई सिद्धांत, इसमें हम क्या, कंपनियों, जो कंपनियां हैं, उनको अभिप्रेरित, कंपनियों को जो एम्प्लॉय है, उनको अभिप्रेरित करने के लिए उपयोग में ली जाती है। निष्पत्ति प्रेरणा सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया। आंतरिक प्रेरणा सिद्धांत ऑर्लो ने दिया। अंतर्मनोद सिद्धांत क्लार्क ने दिया। ये तो आपको डायरेक्ट याद करना होगा। मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्राइड ने दिया। स्वयथार्थीकरण सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया। आवश्यकताओं की सोपान, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और इसमें देखो सबसे पहले क्या, इसमें एक उदाहरण से आपको मैं समझाता हूँ इसको। सबसे पहले आपने कहाँ पर गए? सबसे पहले आप जयपुर रहने गए। जयपुर में आपने जाके सबसे पहले एक रूम देखेंगे, ताकि वहाँ आराम कर सको। शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, शरीर की क्रिया की जो आवश्यकता, वो कंप्लीट हुई। उसके बाद आप एक घर मतलब एक सुरक्षा देखोगे आसपास, भाई ये एरिया तो ठीक है ना, ये एरिया कहीं गलत तो नहीं है ना, सुरक्षा देखोगे। सुरक्षा देख ली। ठीक है? फिर आप ये चाहोगे कि ये मकान मालिक है मुझसे प्यार से बोले, तो अपना आत्मीयता चाहोगे आप। ठीक है? आत्मीयता चाहोगे। उसके बाद आप कहीं भी पढ़ाने जाओगे, तो वहाँ पे चाहोगे कि मुझे इस सम्मान दे, थोड़ा बहुत तो सम्मान आ गया। और लास्ट में जाके आत्म सिद्धि। ये दोनों क्या होते हैं? उच्च स्तर। ये तीनों क्या होते हैं? निम्न स्तर। याद रखना बस। यू नो, अभिप्रेरण आपका कंप्लीट। इसके साथ वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करना, हाइप का ऑप्शन भी दिया है, हाइप पे जरूर करना। ठीक है? धन्यवाद।